हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु आस्था कैरियर क्लासेस में। हमारा जो ये लेक्चर चल रहा था बच्चा, विद्युत धारा का लेक्चर चल रहा था और विद्युत धारा में हम पढ़ते पढ़ते आज आप पहुंचे हैं विद्युत ऊर्जा तक, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके बोर्ड के एग्जाम से लेके। इसमें से आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं और इसमें नंबर ऑफ जो आपके क्या कहते हैं फार्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा है बच्चे। यानी आपका कहने का मतलब क्या है कि इस जो टॉपिक आप स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, इस टॉपिक में आपको फार्मूले ज़्यादा देखने को मिलेंगे और इन फार्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप इन फार्मूलों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। और जहां तक मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में यह जितने सारे फार्मूले हैं एक बार में ही याद कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि ताकि मेरी जो वीडियो है, जो उसका नया वीडियो नया पार्ट है, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि यदि आप इससे पहले वाले टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके इससे पहले वाले टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, जिसमें हमने विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम, फिर उसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन जिसमें हमने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा है, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बीच बीच में डिस्कस करते हुए हम लोग आए हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चा, आज का सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक क्या बच्चा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है इसको सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से समझो। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक यह चालक तार है, यह क्या है भैया, एक चालक तार है। इस चालक तार में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह भी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यह जो इलेक्ट्रॉन है मान लो क्या है, यह आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यह क्या है भैया, आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। ठीक है, अब यह जो आवेश है, एक आवेश को एक जगह से दूसरे जगह जाने में, ध्यान से सुनना, एक आवेश को इस जगह से इस जगह तक जाने में जितनी ऊर्जा खपत होती है, जितनी ऊर्जा खपत होती है, व्यय होती है, उसी को बोलते हैं बच्चा हम लोग विद्युत ऊर्जा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, एक आवेश को या फिर आवेश को, ठीक है, ये कोई विद्युत आवेश है, उस विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में जो ऊर्जा खपत होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। बात क्लियर हुई बच्चों? हमने क्या बोला कि एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में जितनी ऊर्जा लग जाएगी हमसे, वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, विद्युत ऊर्जा। ठीक, यानी एक किसी चालक में, यह चालक है, इस चालक में इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने में जो ऊर्जा लगेगी वही ऊर्जा क्या कहलाएगी बच्चों, विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। तो इसी बात को हम यहां पर लिखेंगे, किसी चालक में, किसी चालक में किसी चालक में विद्युत आवेश को, विद्युत आवेश को प्रवाहित करने में, प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा को, व्यय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। बात क्लियर है बच्चों कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है कि किसी विद्युत आवेश को किसी चालक तार में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो
हमारा कार्य या फिर जो हमारा ऊर्जा व्यय होगा, उसी व्यय ऊर्जा को ही क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा बोलेंगे सर जी। यह बात हमको समझ में आ गई। ठीक, एक बात आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है, यानी जो कार्य W है वो ऊर्जा के बराबर है। तो यहां से हमको क्या पता चला कि यह जो विद्युत ऊर्जा है वह कार्य के जब बराबर हो जा रही है, तो हमने एक बात सीखा था कि जो W होता है, जो W होता है, किया गया कार्य, ठीक है, वह किसके बराबर होगा, विद्युत विभवांतर के, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे आवेश के साथ। यह हो गया बच्चा इसके लिए फार्मूला। फार्मूला क्या है विद्युत ऊर्जा का? विद्युत ऊर्जा का फार्मूला देखो निकला कहां से है, हमने विभवांतर के बारे में पढ़ा था। विभवांतर क्या होता है, एकांक आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया गया कार्य, यानी कार्य को आवेश से जब भाग दे देते थे तो हमारा विभवांतर निकल के आता था। तो हमको अब की बार क्या निकालना है, विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा ही क्या होती है, कार्य होता है, तो कार्य को निकालना है, तो Q को इधर भेज दो। जब Q को इधर भेजोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, W, जो V के साथ गुणा में रहेगा। तो यही बात तो हमने लिख दिया कि ऊर्जा जो होगा वह विभव का और आवेश का गुणनफल होगा। बात क्लियर है? हमने क्या बोला कि जो ऊर्जा है, यानी ऊर्जा यानी कार्य, यही कार्य जो है विभव और आवेश के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, यह बात समझ में आई बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद यह तो हमारा फार्मूला हो गया, इसके बाद इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक भी आपसे पेपर में पूछा है। मात्रक, जैसा कि आप जानते हो कि कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है आपका, जूल ही होता है। क्यों जूल रखा गया? क्योंकि कार्य और ऊर्जा को खोजने वाले कोई और नहीं, आपके जूल नाम के वैज्ञानिक थे, जिसके वजह से इसका मात्रक हो गया जूल। ठीक है, यह हमने जूल सीख लिया। अब इसके बाद यह जूल तो हमने देख लिया, लेकिन हमको एक बात और पता है। क्या पता है बच्चों? कि किसी भी आपकी राशि है, उस राशि का एक मात्रक नहीं हो सकता, उसके मात्रक एक से ज्यादा होते हैं। तो यह तो पहला मात्रक हो गया जूल। दूसरा मात्रक निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा भैया, इसके फार्मूले से निकालो। W इज इक्वल टू V इंटू में Q है। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है सर जी। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहां से इसका मात्रक एक और आ जाएगा, वोल्ट कूलाम। ठीक, यह बात क्लियर है? जिनको यह बात समझ में आ गई है, प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार यस सर जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस फार्मूले से अलग अलग फार्मूले को हम निकालेंगे और डेराइव करेंगे, और जो फार्मूले निकलेंगे वह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, हमने क्या बोला कि इस फार्मूले के यूज से हम अलग अलग फार्मूले को डेराइव करने वाले हैं। ठीक, बात समझ में आई? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। इसको इरेज कर दे रहे हैं, नोट कर लिया होगा आपने। हमको इस फार्मूले की हेल्प से अलग अलग फार्मूले को डेराइव करना है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 मान के अब क्या करते हैं, इसको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया, कि हमको I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। यह बात हमको पता है क्या? कोई दिक्कत? ये हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा जो होती है आवेश प्रवाह की दर होती है, यानी Q अपॉन में T होता है। ठीक है, तो यहां से हम Q का यदि मान निकालें तो Q का मान क्या आ सकता है? Q का मान आएगा Q इज इक्वल टू T को इधर भेज दो, भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, I गुणे T हो जाएगा। ठीक, तो यानी Q का मान आ गया I गुणे T। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 2 अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या दिखाई दे रहा है कि Q यहां भी है, Q यहां भी। इस Q का मान ले जाकर इसमें रख दो तो हमारे पास W का मान क्या आ जाएगा भाई साहब, W का आ जाएगा V इंटू में
क्यू की जगह पे क्या रख देना है, आई टी रख देना है, तो आई टी रख दो। तो आई टी रखोगे तो यहां से हमारे पास W बराबर क्या आ जाएगा, वी आई टी। ठीक, क्या आ गया, वी आई टी। बात समझ में आई? किसी कोई समस्या है तो बताओ जल्दी से हमको। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाए। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। जितने पे हम बॉक्स बनाते जा रहे हैं यह याद जान रहिएगा कि यह आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। इस पे आधारित प्रश्न, या आपके फार्मूले हैं, या पहला फार्मूला या W का दूसरा फार्मूला। अब तीसरे फार्मूले की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यह जो हमारे पास फार्मूला दिखाई दे रहा है, इस फार्मूले में हम ओम के नियम से V = IR रखने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या बोलता है, V = IR, यही बोलता है। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। यह समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। समीकरण 3 क्या है बच्चों, W = VIT है, VIT। यहां पे देखो, और समीकरण 4 क्या है, V = IR। तो जहां पर यह V दिखाई दे रहा है, इस V की जगह पे क्या रखने वाले हैं हम लोग, IR रखने वाले हैं। ठीक, तो यहां से हमारे पास W = क्या हो जाएगा, W = V की जगह पे क्या रखना है, IR रख देना है। तो यहाँ पे V की जगह पे IR रख दो इनटू में, फिर उसके बाद I है और T है, तो I है और T है। तो यहाँ से W का दूसरा फार्मूला आ गया, I का I में मल्टीप्लाई I² हो जाएगा, फिर R है और फिर T है। यह हो गया हमारा W का दूसरा फार्मूला। किसी कोई समस्या हो तो बता दो हमको फिर से, नहीं आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। ठीक, अब लिखेंगे अब पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम का नियम लगाओ इस पे। ओम का नियम क्या होता है भैया, बता दीजिए जरा हमको कमेंट बॉक्स में। ओम का नियम क्या बताया गया था ऊपर, V = IR, V = IR। यहां से I की वैल्यू निकालोगे तो R को इधर पक्षांतर कर दो तो I = क्या आ जाएगा, V/R। तो I का जो यह मान आया है उठा के समीकरण 5 में रख दो। इसको मान लेते हैं समीकरण 6 मान लेते हैं, 5 माने समीकरण 6 मान लो। यहां लिखेंगे समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 व 6 से। समीकरण 5 और 6 से देखो, I जहां पे लिखा वहां पे V/R रख दो। W = I के जगह पे V/R रख दो, V/R। यह बन जाएगा इसका स्क्वायर, फिर R है तो R लिख दो, T है तो T लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर जी, आगे बढ़िए। अब देखते हैं आगे, यहां से देखते हैं आगे। यहां बना दे रहे हैं आपके लिए, छोटा सा हो जाएगा इतने में। W = V²/R², ठीक, इनटू में R, इनटू में T। यहाँ W = कितना आ गया, देखो यहाँ पे 2 R है, यहाँ पे 1 R है, 1 R से 1 R खत्म, हमारे पास क्या बच गया, V²T/ में R बच गया। यह हो गया हमारा लास्ट और आखिरी फार्मूला। ठीक है, तो यह भैया हमारे पास फार्मूले हैं जो कि आपके W के फॉर्म में विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए। बात क्लियर है? यदि यह बात समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस सर लिख के और इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। नोट कर लिया होगा आपने इसे। एक बार फिर से पूरे प्रोसेस को समझ लो कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। किसी चालक में विद्युत आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा खपत होती है उसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या है, किया गया कार्य है। और एक बात और हमको पता थी कि हमने विभवांतर में पढ़ा था V = W/Q, तो वहां से हमने W का मान निकाला। W का मान क्या आ गया भैया, किया गया कार्य, W = V/Q आ गया। यह तो हमारा था उस वाले फार्मूले से। अब यह हमारा मेन फार्मूला हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस फार्मूले में ये जो फार्मूला दिख रहा है, इस फार्मूले में I = Q/T रखा। I = Q/T जो होता है, यहां से Q का मान निकाला तो क्या आ गया भैया,
Q इज इक्वल टू आई इंटू में T। अब इस आई टी को हमने क्या किया, उठा के यहाँ पर रख दिया Q की जगह पे, तो Q की जगह पे आई टी रख दिया तो V आई टी आ गया दूसरा फार्मूला। अब इस वाले फार्मूले में ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर रख दो, तो हमने क्या किया, इस V की जगह पे जो V दिखाई दे रहा है हमारे पास, इस V की जगह पे हमने क्या किया, आपका आई आर ला के रख दिया यहाँ से। ठीक, तो आई का आई में मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, फिर आर, फिर टी, ये हो गया सर जी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर ओम का नियम लगाया और यहाँ से आई का मान निकाला, आर नीचे पक्षांतर कर दिया, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर आ गया। अब हमने क्या किया, इस आई के मान को समीकरण 5 में रख दिया, तो आई का मान वी अपॉन आई था, आई स्क्वायर तो हो गया हमारा वी अपॉन में आर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया हमने, आर से आर को काट दिया तो हमारे पास क्या बचा, वी स्क्वायर टी अपॉन में आर, जो कि लास्ट हमारा फार्मूला था। यहां तक बात क्लियर हो तो जल्दी बता दो हमें। अब हम क्या करेंगे, जितने सारे फार्मूले लिखे गए हमने, जितने सारे फार्मूले हमने लिखा है, इन फार्मूले को एक जगह इकट्ठा करके लिखते हैं। ठीक है बच्चा, इसके थोड़ा सा हम क्या करना होगा, इसे इरेज करना होगा और इन फार्मूलों को एक जगह इकट्ठा करके लिखेंगे अब, कि ताकि हमको सब याद हो जाए एक ही बार में। ठीक है, एक यह फार्मूला है, एक यहाँ पे फार्मूला है, जितने फार्मूले बस उन्हीं को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक यह फार्मूला है हमारे पास, 1 2 3 4 फार्मूले हैं, 4 टोटल फार्मूले हैं, इन्हीं को लिखना है। चलो लिखते हैं। मेन फार्मूला बनाने जा रहे हैं, W इज इक्वल टू, पहला क्या है, VQ है, VQ लिख लो। दूसरा W बराबर क्या है, VIT है, यहां पर क्या लिख दो, VIT लिख दो सर जी, VIT। तीसरा फार्मूला W के बराबर कौन है, I स्क्वायर RT है, I स्क्वायर RT लिख दो। ठीक, फिर चौथा फार्मूला क्या है W का, V स्क्वायर T अपॉन में R है, इसको लिख दो V स्क्वायर T अपॉन में R, जो कि ये W का एक डायरेक्ट फार्मूला है यहां से यहां तक, जिसको आप याद कर सकते हो अच्छे से। यानी एक ही बार में तीनों चारों फार्मूले को याद करने का तरीका है कि W इज इक्वल टू VQ VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर T अपॉन में R। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। दूसरा टॉपिक है बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। ठीक है, छोटी सी बात क्या है बच्चा, जैसे मान लो हमारे पास यह एक बिंदु है A और यह दूसरा बिंदु है हमारा B। ठीक है, यह बिंदु A है और यह बिंदु B है। बिंदु A पर मान लो कि एक आवेश की जगह पे अब की बार हम क्या रख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है तो आवेश की जगह पे क्या रख दो, इलेक्ट्रॉन रख दो। अब क्या करो, इस इलेक्ट्रॉन को बिंदु A से B तक लेकर जाओ। हमने क्या बोला, एक आवेश को A से B तक लेकर जाओ। ठीक है, हमने क्या बोला भैया, एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाओ। तो हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया। अब देखो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने में जो विभव उत्पन्न हुआ, यह जो विभव उत्पन्न हुआ, यदि वह 1 वोल्ट निकल जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में जो विभव निकला, विभव नहीं कह सकते क्योंकि दो बिंदु है, तो विभव के जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, विभवांतर कह सकते हैं इसे। ठीक है, सॉरी इसके लिए, इसे हम क्या कह सकते हैं, विभवांतर। ठीक है, A से B तक ले जाने में जो इलेक्ट्रॉन हम A से B तक लेकर जा रहे हैं, वहां पे जो विभवांतर यदि 1 वोल्ट होगा तब हम उसे बोलेंगे कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह क्या है भैया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बात क्लियर हुई। हमने क्या बोला, दो बिंदुओं के बीच, देखो दो बिंदुओं के बीच यदि विभवांतर जो है 1 वोल्ट है, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है, 1 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वह क्या कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। भैया बात समझ में हमको आ गई। तो चलिए इसी चीज को लिखते हैं। यदि दो बिंदुओं के बीच
यदि दो बिंदुओं के बीच, यदि दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो, तो 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। बात क्लियर है? हमने क्या बोला, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है वह 1 वोल्ट हो जाए, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा बच्चों, और यही कार्य क्या कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर क्या बोला गया है कि यदि दो बिंदु हमारे पास हैं और उन दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वह विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो जाए, यदि वह विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो हम क्या कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, उस कार्य को बोलेंगे हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर हो गई बच्चों? एक बार लास्ट बार ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। आपको इसी वीडियो में इसको याद करा के जाएंगे हम आज, ठीक है। हमने क्या बोला कि जब कभी भी ये दो बिंदु आपको दिए गए हो और दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर जो है आपका 1 वोल्ट हो, ठीक है, इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो एक इलेक्ट्रॉन को, ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, और यही कार्य क्या कहलाएगा बच्चा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहला जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी? किसी कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, तो जो कार्य था हमारा क्या कहलाया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस कार्य को ही हम W से दिखाएंगे। यहां पर जो आवेश की जगह पे हमने क्या लिया था, 1 इलेक्ट्रॉन को लिया था और वह इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो वोल्ट था हमारा V था। तो यहां से हमने क्या निकाल दिया, इसके लिए एक फार्मूला निकाल दिया, W इज इक्वल टू E इंटू V, जहां W बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और V क्या है, विभवांतर। इसको सही से लिख दे रहे हैं, V क्या भैया, V हमारे पास है विभवांतर। ठीक, यह बात क्लियर हो गई होगी। हमने एक बात सीखा था, क्या सीखा था, कुछ दिन पहले जब हमारा वीडियो नंबर 1 आया था और इस अध्याय का, तो वीडियो नंबर 1 में यानी पार्ट 1 में हमने सीखा था कि जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। यह बात हमने वीडियो नंबर 1 में सीखी थी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक हमको बात समझ में आई। क्या समझ में आई बच्चा, कि यदि
यदि हम क्या करें, E का जो मान है उसको हम ला के यहाँ पे रख दें, यानी इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। यह हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था, वीडियो नंबर 1 में। यदि मेरी वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाके मेरे चैनल पे यह वीडियो देख सकते हो, यह वीडियो अभी भी आपके लिए अवेलेबल है वहां पे, ठीक है। तो यह जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। और यह कहाँ से आता है, इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन में, पूरा फुल डिटेल में वहां पर हमने बात की थी कि यह कैसे आता है और कहाँ से आता है, ठीक है। तो यह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर E का मान, ठीक है। E का मान हमने निकाल लिया, तथा और क्या मान लें हम, तथा यदि V का मान कितना हो, 1 वोल्ट हो, यदि V का मान क्या हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तब हम यहां से W का मान निकालना चाहें तो हम यहां से हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड रुक जाना बच्चों, इसको थोड़ा सही से लिख दे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो W के जगह पे W, E के जगह पे हमारा E का मान रख दो 1.6 × 10⁻⁻19 और V है यहाँ पे फॉर्मूले में, V के जगह पे 1 रख दो, ठीक। तो यहां से हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो है वह कितना आ गया, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। यह बात याद रहेगी बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यह जो मान होगा भैया, यह मान होगा हमारा जूल में, क्योंकि यह जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह किया गया कार्य है और कार्य का जो मात्रक होता है वह हमारा जूल होता है। बात क्लियर है यहाँ तक? किसी को यदि कोई समस्या हो तो बता दो हमको, ठीक है। आगे बढ़ जाए, जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। तब अब हम देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों? दूसरा टॉपिक है हमारा विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति, यानी विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति क्या होती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो हमने एक बात सीखी थी कुछ देर पहले, जैसे देखो ये हमारे पास मान लो एक कोई चालक तार है, यह क्या भैया, यह तार है, ठीक है। इस तार में हमारे क्या भरे हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह हमारे शिफ्ट होंगे, जाएंगे, ठीक है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे तो यह इस ऊर्जा की खपत होगी, यानी क्या होगी, ऊर्जा की खपत होगी। और यह जो ऊर्जा होगी, इस ऊर्जा को हम नाम देते हैं विद्युत ऊर्जा, नाम देते हैं सर जी, ठीक है। तो यह जो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, इस विद्युत ऊर्जा की हम व्याप्त करेंगे इस विद्युत सामर्थ्य में। तो यह जो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, किसी चालक तार में विद्युत ऊर्जा है, इसको यदि हम क्या करें, समय से भाग दे दें। किससे भाग दे दें भैया, समय से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, विद्युत सामर्थ्य निकल के आ जाएगा। हमने क्या बोला कि कोई चालक तार है, उसमें जो विद्युत ऊर्जा हमारे पास है, ठीक है, उस विद्युत ऊर्जा जो खपत हो रही है, व्यय हो रही है, उस खपत होने वाली विद्युत ऊर्जा को यदि हम समय से भाग दे दें तो हमारा विद्युत सामर्थ्य या फिर विद्युत शक्ति निकल के आ जाएगा। यानी पावर निकालने का मतलब क्या, कि जो ऊर्जा खपत हो रही है उसको समय से भाग दे दो। यानी शक्ति निकालने का मतलब क्या, जो भी ऊर्जा खपत हो रही है उसको समय से भाग दे दो। अब जैसे ही आप ऊर्जा को समय से भाग दोगे तो तुरंत आपका क्या निकल के आ जाएगा, विद्युत शक्ति निकल के आ जाएगी। तो यहां पर हम इसी चीज को लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा को या फिर व्यय ऊर्जा को जब समय से भाग देते हैं तो उसको हम दर के रूप में लिखते हैं। व्यय ऊर्जा की जो दर है उसे क्या बोलेंगे, ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। बात क्लियर है बच्चों? विद्युत शक्ति
कहते हैं। यह हमने सीख लिया कि हमने क्या सीखा, विद्युत परिपथ में जो व्यय ऊर्जा है यानी जो खपत हो रही ऊर्जा है उसको समय से भाग दे दे। दर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समय से भाग देना। ठीक है, तो यदि हम समय से भाग दे देंगे तो जो मान निकल के आएगा वह मान कहला जाएगा बच्चों विद्युत शक्ति कहला जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी तो बता दो हमको। अब देखो इसका पहले हम लिखेंगे किससे इसको प्रदर्शित करते हैं, फिर इसके फार्मूले को लिखेंगे और फिर इसके मात्रक को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यह हमने देख लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम यहां बना के लिखेंगे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी यह पावर है, पावर को P से, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किसी कोई समस्या तो नहीं है, बात समझ में आ रही होगी पूरी की पूरी। ठीक, समझ में तो आ ही रहा होगा बढ़िया से कि विद्युत शक्ति क्या होती है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति, यहां पर लिखेंगे साइड में विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति जिसको आप P से दिखा रहे हो, यह P क्या है भैया, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। और इस विद्युत ऊर्जा को जब हम समय से भाग देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, विद्युत शक्ति निकल कर आ जाती है। बात क्लियर है यहां तक? किसी कोई समस्या हो तो बता दो हमको, आप पे कमेंट पढ़ लें एक बार हम। किसी कोई समस्या तो नहीं है बच्चों? आगे बढ़ जाए, अब हम आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमको समझ में आ गया पूरा का पूरा, किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह अभी हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर जी, पूरा दिमाग में हमारे घुस गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब आगे बढ़ते हैं, इसके मात्रक को देख लो भैया। इसका मात्रक क्या होता है, सबसे पहले इसका हम मात्रक देखेंगे। इसका मात्रक जो होता है भैया वो होता है वाट। क्या होता है, वाट, WATT, वाट। ठीक, तो आसान है याद करना, आपने देखा होगा, बोलते हो 5 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है, तो वह कुछ और नहीं, यह वही वाट है भैया, दूसरा वाट नहीं है। ठीक है, बात हमको समझ में आ गई होगी। हमने क्या बोला, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, यह हमको समझ में आ गया। देखो यह जो वाट है यह एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है जिसने इस विद्युत शक्ति की खोज की थी। लेकिन हमने एक बात पढ़ा है कि कोई भी राशि हो उसके एक या एक से ज्यादा मात्रक होते हैं। ठीक है, तो इसके भी दो या दो से अधिक मात्रक हो सकते हैं। तो यह तो पहला मात्रक हो गया। दूसरा मात्रक यदि निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, देखो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, इसको भाग दे दिया गया है। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ठीक, ये इसके दो मात्रक हो गए भैया, हमको पूरा बढ़िया समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए थोड़ा इसको हम फार्मूले के रूप में लिख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू शक्ति का मात्रक P, ऊर्जा को हम किससे दिखाते थे, W से, W, और इसको भाग किससे करना है, T से करना है, T लिख दो। यह बन गया इसका पहला फार्मूला। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। देखो इस P के लिए भी 3 से 4 फार्मूले होंगे, उसे आपको याद करना पड़ेगा। तो P इज इक्वल टू W अपॉन में T है, यह हमने सीख लिया। अब देखो एक बात और देखते हैं हम लोग, यहां आप लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया, कि जो W होता है
वह बराबर होता है, किसके बराबर होता है? VIT के बराबर होता है। यह हमने कुछ देर पहले अभी भी सीखा था कि जो W है VIT के बराबर है, जिसमें हमने 4-5 फार्मूले लाइन से लिखवाए थे ना, तो वही वाला है कि W जो होता है VIT के बराबर होता है। अब यही W का मान ला के समीकरण 1 में रख देते हैं। इसको मान लो समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा? इस W के जगह पे VIT का मान ला के रख दो, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W के जगह पे VIT, अब बट्टा में क्या है? यह I है, सॉरी यह T है, इस T को रख दो, इस T से यह T कट जाएगा, तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा? VI। ठीक है, P इज इक्वल टू VI। यहां तक बात क्लियर हुई बच्चों? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ओम का नियम लगा के यहां पर भी एक मान रखेंगे। ये हमारा दूसरा फार्मूला था, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ये दूसरा फार्मूला था हमारा। ठीक है, लिखेंगे अब ओम के नियम से, ओम के नियम से देखो हमने एक ओम का नियम क्या पढ़ा है? V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V के जगह पे क्या रख दो? आई आर रख दो। इस जो V की जगह पे क्या रख दो? आई आर। तो यहाँ पे देखो इसको मान लो समीकरण 4। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 और 4 को मिलाओगे तो क्या बनेगा? P इज इक्वल टू V की जगह पे आई आर रख दो, आई आर इंटू में I है तो I रख दो। तो यहाँ से हमारे पास P का मान एक निकल के आ गया। P का मान क्या आ गया भाई साहब? P इज इक्वल टू I से I में मल्टीप्लाई करोगे I स्क्वायर हो जाएगा, R को रहने दो R, तो बन गया I स्क्वायर R बन गया। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक? P इज इक्वल टू देखो I से I का मल्टीप्लाई I स्क्वायर, फिर R है तो R रख दिया हमने। सिस्टमेटिक ढंग से हमारा चल रहा है पूरा का पूरा मामला। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बता दो। ठीक है, पूरा मामला। फिर चलेंगे पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से। ओम का नियम क्या बोलता है? V इज इक्वल टू आई आर। यहां से I का मान निकालोगे तो R इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो R जब ट्रांसफर हो जाए तो V अपॉन में R बन जाएगा। ठीक, अब इसको ध्यान देना, ये मान लो इसको समीकरण 6। अब इसी से हम इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, इसको मान लिया हमने समीकरण 6। समीकरण 5 और समीकरण 6 को ध्यान देना। यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से देखो I का मान ले जाके यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या होगा? I का मान कितना है? V अपॉन में R, तो I की जगह पे रख दो V अपॉन में R का स्क्वायर, इनटू में R है तो R लिख लो। यहाँ से P इज इक्वल टू क्या हो गया भैया? V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इनटू में R। यह एक R को काट देगा, यहाँ से P का मान हमारे पास एक और आ गया V स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, बात क्लियर है? यह हो गया हमारा तीसरा फार्मूला। तो यहाँ पे देखो यह पहला फार्मूला, इसको देखना, यह हमारा दूसरा फार्मूला है, यह हमारा तीसरा फार्मूला है और यह हमारा चौथा फार्मूला। यह इसके हो गए 4 फार्मूले। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। एक बार फिर से इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा और शक्ति क्या होती है। किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा, यानी जो विद्युत ऊर्जा खपत हो रही है किसी परिपथ में, उस व्यय ऊर्जा को यदि उसके समय से भाग देते हैं, यानी दर का मतलब क्या? समय से भाग देते हैं, तो विद्युत शक्ति निकल के आती है। इसे जब P से प्रदर्शित करते हैं, यह भी हमने सीख लिया। विद्युत शक्ति P बराबर विद्युत ऊर्जा को समय से भाग देने पर हमारा क्या निकलता है? विद्युत शक्ति निकल जाता है। इसका मात्रक होता है वॉट, और साथ में हमने देखा कि इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। हमने क्या देखा? शक्ति का मात्रक, शक्ति जो था P था, विद्युत ऊर्जा को W से दिखा दें, W लिख दिया, समय का T हो गया, यह समीकरण 1 बन गया। इसके बाद हमने क्या देखा कि हमको पता है कि W इज इक्वल टू VIT था। VIT हमने यह पीछे सिद्ध किया था, निकाला था यह वाला फार्मूला। तो यह W का मान हम यहाँ पर लाके रख दे रहे हैं। इस W का मान लाके यहाँ पर हम रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे इस W की जगह पर जैसे हम VIT रखा तो अपॉन में T था, यह T से T कट गया, हमारे पास बचा V इज इक्वल टू आई टी। फिर ओम का नियम लगाया। ओम का नियम क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। तो अब इस V की जगह पे
एक सेकंड रुक जाना बच्चों, वो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। ध्यान दीजिएगा, हम क्या पे थे, इस वाले पॉइंट पे थे, टी से टी कट गया था, फिर P इज इक्वल टू वी आई हमारा आ गया था। यह बात हमने सीख ली। अब फिर हमने ओम का नियम लगाया। ओम का नियम क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब यह जो आई आर है, इसको हमने क्या किया, इस v के जगह पे रख दिया। v के जगह पे से आई आर रखोगे तो i से i का मल्टीप्लाई होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और r है तो r रह जाएगा। यह बन गया हमारा तीसरा फार्मूला। फिर से ओम का नियम लगाएं। ओम का नियम v इज इक्वल टू आई आर होता है, r को इधर ट्रांसफर कर दिया, v अपॉन में r बन गया। तो v अपॉन में r i की इक्वल है, इसको मान लेते हैं समीकरण 6। अब इन दोनों को हम देखते हैं कि i की जगह पे v r रख देंगे, तो i की जगह पे v अपॉन में r रखा, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर से एक r को कट गया, v स्क्वायर अपॉन में r बचा, p इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में r। यह जो था बच्चा हमारा पूरा पूरा विद्युत शक्ति के बारे में था, जो कि हमने आपको बताया। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। अब हम देखते हैं बच्चों अपने दूसरे टॉपिक को। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा इसको, विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक कौन कौन से हैं, अब हम उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो चलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। जूल जो होता है ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। ये जो जूल है यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। यह बात क्लियर है। इसलिए घरेलू व औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा के मापन हेतु हम किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि घरेलू यूज के लिए हम क्या करते हैं, देखो जूल तो हमारा विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, और छोटे छोटे मात्रक हम कब तक उसको नापेंगे, तो इसलिए हमको बड़े मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है इस विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए। तो उस विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए जो हमारा घरेलू यूज होता है या फिर औद्योगिक यूज के लिए इस विद्युत ऊर्जा का हम बड़ा मात्रक लेते हैं, और इस विद्युत ऊर्जा के बड़े मात्रक को बोलते हैं किलोवाट घंटा या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसको भी शॉर्ट करके हम क्या लिख देते हैं, इसको आम भाषा में हम शॉर्ट करके क्या बोलते हैं भैया, आम भाषा में यूनिट बोला जाता है। जैसे घर पे सुनते होगे ना कि 5 यूनिट बिजली का बिल आया है, 15 यूनिट है, चाहे 20 यूनिट है, इतना हमारा बिजली का बिल खपत हुआ है, तो वह कुछ और नहीं, यही होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको हम किलोवाट घंटा कहते हैं, और यही आम भाषा में यूनिट कहा जाता है बच्चा इसको, ठीक है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि हम यूनिटों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। जो हमारे घर पे बिजली का बिल आता है उसको कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आई। आज हम सीखने वाले हैं कि बिजली का बिल जो यूनिटों में आता है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, किलोवाट घंटा। इस किलोवाट घंटा में हमको एक चीज दिखाई दे रही है, यूनिटों की संख्या। किलोवाट घंटा को ही क्या बोलेंगे, यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं बच्चा, हम क्या करते हैं, वाट को वाट लिखेंगे। वाट का मतलब जितना वाट हमारा यूज हो रहा है उसको लिखेंगे, ठीक है। जितने वाट का हमारा बल्ब है, जैसे हमारा 10 वाट का है, 15 वाट का है, 20 वाट का है, उसको लिखा जाएगा। अब फिर उसके बाद जितने घंटे हमारा इस वाट का बल्ब चला है उतने घंटे को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और इसे क्या कर देंगे, 1000 से यदि हम भाग कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, किलोवाट घंटा या फिर यूनिटों की संख्या। जैसे मान लो ये हमारे पास एक बल्ब है और यह बल्ब जो है हमारा 5 घंटे जला है, ठीक है। जैसे हमने बोला कि हमारे पास एक बल्ब है भाई साहब, और यह बल्ब जो है ये आपका 5 घंटे जला है, 5 घंटे जला है, और यह जो बल्ब है यह बल्ब हमारा 5 वाट का है। तो इसमें यूनिटों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, यहाँ 5 वाट नहीं लिखते, थोड़ा बढ़ा के लिख दें इसको, 50 वाट लिख दें, क्या नहीं 500 वाट का लिख देते हैं, ठीक है। मान लो यह बल्ब जो है हमारा 500 वाट का है और इसको हमने 50 घंटे चला दिया। 500 वाट के बल्ब को 50 घंटे चला दिया तो कितना यूनिट हमारा बिजली का बिल खपत हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में जैसे ही आप रखोगे, जैसे वाट के जगह पे 500 वाट और घंटे के जगह पे 50 रख के 1000 से जैसे ही भाग दे दोगे तो आपका आ जाएगा 50 यूनिट, यानी 50 यूनिट आपने 50 घंटे में यूज किए हैं बच्चा। ये बात क्लियर हो गई होगी। हमने क्या बताया कि यदि किलोवाट घंटा या फिर यूनिटों की संख्या निकालनी है तो क्या करो, जो वाट, जितने वाट का बल्ब है, 15 वाट, 20 वाट, 25 वाट, उस वाट को रखो, और जितने घंटे आपने बल्ब को चलाया है उस घंटे को आप यहाँ पे नोट डाउन कर दो, और उसको क्या करो 1000 से डिवाइड कर दो, तो आपका यूनिटों की संख्या निकल के आ जाएगी। यह बात क्लियर है।
किसी कोई समस्या तो नहीं है? सब क्लियर है बच्चा? बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लो हमको कभी कभी होता है कि हमारी किताब में वाट लिख के न दे, तो हमने एक बात सीखी थी, ये जो वाट होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, यह वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति यानी P का। अब P इज इक्वल टू हमने सीखा था V इंटू में I होता है। V क्या है भैया? ये हमारा विभव है जिसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, I क्या है हमारा? I हमारी धारा है यानी विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक, यदि मान लो हमको वोल्ट दे दे और विद्युत धारा I का मान हमको दे दे, चार्जर वगैरह पे सब लिखा होता है, ठीक है, तब हम कैसे इसको निकाल सकते हैं? तब यूनिटों की संख्या कैसे निकलेगी बच्चों? वाट की जगह पे हमारा क्या लिख दे? VI लिख दे। V का मात्रा विभव, विभव की जगह पे क्या लिख दिया जाए? वोल्ट लिख दिया जाए। ठीक है, और I क्या है? विद्युत धारा, और धारा को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर लिख सकते हैं। एम्पियर लिख दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो घंटे से, ठीक, और डिवाइड कर दो 1000 से, तो हमारा जो है तब भी क्या निकल के आ जाएगा? यूनिटों की संख्या निकल के आ जाएगी। बात क्लियर है? यानी वाट यदि हमको न दिया जाए, हमको वोल्टेज दे दिया जाए और विद्युत धारा दे दी जाए, तब भी हम क्या निकाल सकते हैं? यूनिटों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखते हो ना चार्जर वगैरह पे 5 वोल्ट 10 वोल्ट का चार्जर होता है और उस पे क्या लिखा होता है? 5 एम्पियर 10 एम्पियर की विद्युत धारा उसमें बह सकती है। तो उस हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं? वोल्ट और एम्पियर यदि हमको मिल जाए तो हम यूनिटों की संख्या निकाल सकते हैं। यह बात क्लियर हो गई होगी? किसी कोई समस्या तो नहीं है बच्चा? ठीक है, यहां तक मामला सेट है पूरा? ठीक है सर जी, हमको यहां तक पूरा समझ में आ गया। अब जैसे मान लो अभी तो घंटे के लिए हमने निकाला, पता चला कि भैया 1 महीने का निकालने को दे दिया, तब क्या करेंगे? ये भी तो समस्या है। 1 महीने का दे दे, 5 महीने का दे दे, 50 महीने का दे दे, तब भी हम निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे मान लो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ऊपर वाले चीज को इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको बता सके। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो हमको क्या दिया? दिनों की संख्या दे दे, दिनों की संख्या। यदि हमको दिनों की संख्या दे तब क्या करेंगे भैया? ध्यान दीजिएगा इसको। यदि हमको दिनों की संख्या दे तब क्या कर सकते हैं? बस हमको करना कुछ नहीं है, जो हमारा यूनिटों की संख्या ही है ना, यहाँ पे दे यूनिट, ठीक है, यहाँ पे दे किलो या फिर यूनिटों की संख्या जो हमारी आएगी, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या जो आएगी भैया, यूनिट की संख्या, वोल्ट रहेगा तो वोल्ट ही लिखना, या फिर वाट है तो वाट ही रहने दो। ठीक है, वाट को वाट रहने दो, घंटे को घंटे ही रहने देना। ठीक है, और साथ में मान लो हमको दिनों की संख्या दे दे, तो जितनी दिन है उतने दिनों को भी लिख लो, क्या दिक्कत है? हमको सबको गुणा करके लिखा लेंगे और 1000 से जैसे ही भाग दोगे आपका तुरंत निकल के आ जाएगा यूनिटों की संख्या, दिनों में भी निकल के आ जाएगी। यह बात क्लियर है? किसी कोई समस्या तो नहीं है? यह बच्चा आपके लिए एक फार्मूला है जो कि आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा। ठीक है, यह भी आपका एक फार्मूला है जिसे आपको याद करना होगा। ठीक, और यह तीसरा वाला फार्मूला भी आपको याद रखना होगा, यूनिटों की संख्या, इसे भी आपको याद रखना होगा। बात क्लियर है? यह समझ में आया पूरा का पूरा कि हमारे पास विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक के लिए 3 फार्मूले हैं, यह तीनों के तीनों फार्मूले आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अब एक बात थोड़ा और ध्यान देना, देखो जब इसको जब हमने हल किया, ठीक है, तो एक वैज्ञानिक तौर पे जब इसको हल किया गया तो हमको एक बात पता चली कि एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट जो होता है भैया, यह एक यूनिट जो है वह किसके बराबर हो जाता है? 3.6। सॉरी बच्चों, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से दिक्कत आ गई थी। हम बात कर रहे थे यूनिटों की संख्या के बारे में, यानी हम जब भी देखेंगे एक यूनिट का मान आपको याद रखना होगा, क्योंकि अब पेपर में कई बार आया है। एक यूनिट जो होता है वह 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यह आपको याद रखना है कि एक यूनिट का जो मान है वह 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर है। ठीक है,
यह चीज आपको ध्यान देनी है। फिर से सुन लो हमने क्या बोला, एक यूनिट जो है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर है। यह आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। क्यों बैठाना है बच्चा? क्योंकि यह जो क्वेश्चन है या आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई बार आया है, कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि एक यूनिट जो है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर है। जिसमें आपको एक बात नोटिस करनी है कि आपका पेपर वाला आपसे गलती क्या करवाएगा कि यहाँ पर क्या करेगा, माइनस डाल देगा या फिर यहाँ पे माइनस लाके डाल देगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि जब भी आपको लिखना होगा 3.6 × 10⁻, प्लस का 6 होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। 1 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, नोट डाउन कीजिए इसे। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। यह आज के लिए रखते हैं बच्चों इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और आवाज के साथ। ठीक है, तो आज के लिए रखेंगे इतना ही। याद रखना कल की जो वीडियो आएगी उस वीडियो में हम जितने सारे फार्मूले पढ़े हैं उस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक, चलिए आज के लिए रखेंगे इतना ही। जय हिंद।